दोस्तों, आज पेश है इंसाफ का पुजारी। ये एक और चित्र है दोस्तों। रामगढ़ का रामगढ़ गांव का केशव वर्मा एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और सुरक्षा सुधार गया। उसके तीन बेटे में बड़े बेटे विजय वर्मा और अजय वर्मा विवाहित थे, जबकि उसका छोटा बेटा जय वर्मा अभी अविवाहित था। क्यों जी? कब तक अपने जवान भाई की खाट पर बिठाकर खिलाते रहोगे? खेत काम में काम करे दोनों बड़े भाई और मजे उड़ाए छोटा भाई। वाह क्या बात है! तुम ठीक कहती हो विमला। इस विषय में बड़े भैया से बात करूंगा। आखिर जय कब तक निठल्ला बैठा हमारे सिर पर खाता रहेगा? और एक दिन, जय, तुम हर समय निठल्ले की तरह घूमते रहते हो, या कुछ घर का कामकाज में भी हाथ बटाया करो। आज आज समय घर आकर दूध दूध जाना घर पर आकर दूध धो जाना। अच्छा भाभी जी। जब दूध धोने का समय आया, घर पर नहीं पहुंचा दीदी। जब जय की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। उसे रोज खाने को कटोरी पर मक्खन चाहिए, लेकिन दूध धोने के नाम पर उसकी नानी मरती है। चिंता मत करो बहन, आज उसे अच्छी तरह मक्खन खिलाऊंगी। रात को जब तीनों भोजन करने बैठे, क्या बात है भाभी, आज मक्खन नहीं दिया तुमने? तुम मक्खन की बात करती हो, आज मैं तुम्हें रोटी भी न देती। वह तो। और दोनों भाभी जय को तरह तरह के ताने देने लगी। उसकी चक तक सुनकर बड़ा भाई विजय झुलसा उठा। अब बस कभी करो भगवान, हम दोनों को शांति से भोजन करने दो। निकम्मे के लिए हम दोनों के खाने का मजा क्यों खराब करती हो? विजय का कहा जय को चुप गया। तो बड़े भैया अब घर में मेरी गिनती नहीं करते? कोई नहीं हूँ। तभी मंजरे भाई ने मक्खन मांगा। भाभी ने मक्खन तो देना। अभी लो देवर जी। बड़ी भाभी ने कड़छी से जैसे ही मक्खन अजय की कटोरी में मक्खन डाला, जय अपना अपमान महसूस कर उठ खड़ा हुआ। जय, थाली में अन्न छोड़कर जा रहे हो? जब परिश्रम करके अन्न लाओ, तब तब दिखाना इतने नखरे। ठीक है भाभी, अब मैं उसी दिन गर्म में भोजन करूंगा जब मुझे अन्न जुटाने की क्षमता आएगी। और जय अपने कमरे में जाकर भूखे पेट सो गया। दोनों बड़े भाइयों ने उसकी सुध बुध लेने की जरूरत नहीं समझी। दूसरे दिन सुबह, जय, तुम्हें अपनी भाभी से अपने रात के व्यवहार की क्षमा मांगनी चाहिए। बड़े भैया, रात को मैंने कुछ नहीं, बड़ी भाभी का व्यवहार गलत था। यदि मैं कमाता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बात पत परताने दे। मुझे हरगिज माफ़ी नहीं मांगूंगा। इतना करो ठीक नहीं होता जय। तुम्हारी भाभी ने जो कल कहा वो ठीक ही तो कहा। तुम सियाने हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर बोझ बने रहना नहीं चाहिए। हमारे काम में हाथ बटाना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। ठीक है भैया, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कल से मैं अपने हिस्से के खेत में खेती करूंगा और मेहनत का ही खाऊंगा। अपने हिस्से के खेत खेती करोगे? यह क्या बकवास है? जय, खेत उसी का होता है जो उसमें मेहनत करे और अपना खून पसीना बहाए। यह हम सब दोनों भाई कर रहे हैं, तुम नहीं। इसलिए जमीन जायदाद मेरा और अजय का अधिकार, तुम्हारा कोई हक नहीं। यह मेरे ऊपर सरासर अन्याय धोखा है। यह ठीक है कि मैं आप लोग के साथ खेत में काम नहीं करता, लेकिन जमीन जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। यदि आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो मुझे अपने बहुत समझते हैं तो मेरा हिस्सा देकर मुझे अलग कर दीजिए। मैं अपना कमाऊंगा और अपना खाऊंगा। तभी मंझला भाई अजय भी वहां आ पहुंचा। सुन अजय, जय क्या कह रहा है? यह जमीन जायदाद में अपना हिस्सा मांग रहा है।
हाँ हाँ, मुझे हिस्सा चाहिए। यदि आप लोग मेरा हक मुझे नहीं दिया तो मैं पंचायत बुलाऊंगा, अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा। तड़ाक। नीच कमीने, एक तो कोई काम नहीं करता, ऊपर से बड़े भाइयों के से जबान लड़ाता है। निकल जा घर से कामचोर, आज से हमारा तुम्हारा नाता नहीं। और सुनो जय, हम तुम्हें जमीन जायदाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। जो करना है कर लो। अपने भाइयों का व्यवहार से जय की आंसू छलक आए। ठीक है भैया, मैं इसी समय घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, एक दिन आप लोग अपने किए पर जरूर पछताना पड़ेगा। और जय उसी समय घर छोड़कर चला दिया। यह ठीक नहीं हुआ अजय। गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब छोड़ो इस बात को भैया, गांव वाले वाले पूछेंगे तो कह देंगे कि जय कहीं घूमने गया है। और यदि जय जाते जाते गांव वालों को सब कुछ बता गया तो मुझे विश्वास है मूर्ख ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उधर जय अपने गांव से बहुत दूर निकल आया, थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। घर छोड़कर आ गया, पर अब जाऊंगा कहाँ, करूंगा क्या। लेकिन सिर दी कोई बात नहीं, जब मन में दृढ़ निश्चय है तो मंजिल भी मिल जाएगी। और 2 दिन बाद भूखा प्यासा जय राज्य की राजधानी रामनगर में जा पहुंचा। आह, हमारे देश की राजधानी इतनी सुंदर होगी मैंने सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा नगर, यहाँ कोई छोटा मोटा काम जरूर मिल जाएगा, लेकिन चलकर पहले मुझे कुछ खा पी लूँ, फिर काम की तलाश करूँगा। एक भोजनालय पहुंचा। श्रीमान, मैं एक परदेसी हूँ, मुझे भोजन करना है, परंतु मेरे पास भोजन का मूल्य चुकाने का धन नहीं है। दुकान का मालिक दयालु इंसान था। कोई बात नहीं युवक, 15 दिन तक तुम यहाँ उधार भोजन कर सकते हो, लेकिन धन का जुगाड़ होते ही मेरा उधार चुकता कर देना तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। कुछ खा पी कर जय काम की खोज में लग गया। कोई काम मिलेगा सेठ जी? इस समय तो कोई काम नहीं है युवक, लेकिन कुछ दिन बाद आना, काम अवश्य मिलेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए, और दिन के समय वह कोई काम की तलाश करता और रात को उधार वाले भोजन अल्लाह पर खा पीकर नगर के एक बाग में सोकर बिताता। काम की तलाश करते करते आज पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। कैसे चुकाऊंगा खाने की उधार? भगवान मुझे रास्ता दिखा, मुझे पर दया कर। एक दिन जब वह फटे हाल जय उसी उधार वाली भोजनालय पर भोजन कर रहा था, वो शायद कोई मुनादी की जा रही है, मुझे सुननी चाहिए, हो सकता है मेरे लिए कोई काम की बात निकल आए। जय उठकर वहां पहुंचा। भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि विदित है कि 6 महीने में हमारे महाराज और महामंत्री स्वर्गीय वीर सिंह जी का निधन के बाद नए महामंत्री का चुनाव करने लगे हैं, इसलिए अभी तक उस पद महामंत्री के पद पर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। अतः यदि कोई चाहे तो वह महामंत्री का पद के लिए उचित परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमा सकता है। बोलो महाराज विजयपाल की जय। मुनादी सुनकर जय सीधा भोजनालय के मालिक चारुदत्त के पास पहुंचा। काका, मेरी इच्छा है कि मैं महामंत्री पद के चुनाव में अपना भाग्य आजमा कर देखूं। क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? अरे लड़के, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे भाई, देश के जाने माने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इस चुनाव में अयोग्य साबित हो चुके हैं, फिर भला तुम फटेहाल योग्य साबित होगे? मेरी मानो तो विचार अपने दिमाग मन से निकाल दो और किसी अन्य काम की तलाश में जुटे रहो। एक दिन तुम्हें कोई अच्छा काम जरूर मिलेगा। लेकिन काका, कोशिश करके देखने में क्या अर्थ है? ठीक है बाबा, तू नहीं मानते तो जाओ कोशिश करके देख लो, परंतु एक अड़चन है। क्या? मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है। चलो, इस अड़चन को मैं हल कर दूंगा। भोजनालय के मालिक ने एक दिन में एक सुंदर कुर्ता पजामा जय के लिए बनवा दिया। वाह, कुर्ते पजामे, तुम बिल्कुल खानदानी राजपूत जैसे लगते हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए काका, मैं इस इम्तिहान में सफल हूँ। अरे अरे, बस रहने दो। न जाने तुमने मन में ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं आज
हर समय तुम्हारे विषय में सोचता रहता हूँ। अच्छा अब जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। और बूढ़े दुकानदार चारू दत्त से आशीर्वाद लेकर जय राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो वहां पहले से महामंत्री पद के लिए एक लंबी कतार दिखाई दी। श्रीमान, क्या कतार महामंत्री पद की उम्मीदवारों की है? हाँ, यदि तुम इसी पद के लिए आए हो तो सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। और जय सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वे महल के भीतर से सूचना आई। द्वारपाल जी, महाराज के आदेश पर सभी मान्य उम्मीदवारों का दरबार में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, आप सभी इनके साथ जाइए। सभी उम्मीदवार राज कर्मचारियों के पीछे चल पड़े। कर्मचारी उन्हें एक महल के भीतर एक कक्ष में ले जाकर बैठा दिया। अब आप एक करके उस मार्ग से होकर दरबार में महाराज से मिलने जाए। एक कर्मचारी द्वारा बताए गए द्वार से होकर एक एक करके सभी राजा से मिलने जाने लगे। अंत में जय की बारी आई। जाइए, अब आप भी महाराज से जाकर मिलिए। धन्यवाद। लेकिन जय उस द्वार से होकर जब दूसरे कमरे में पूछा, ठहरो भाई, पहले मेरी दक्षिणा दो, फिर आगे बढ़ना। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा। जो व्यक्ति राजा से मिलने जाता है मुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है, अतः तुम भी मेरी दक्षिणा मुझे दो तो आगे बढ़ो, वरना तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन मेरे पास इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। यदि तुम महामंत्री नहीं भी बन सके तो महाराज से तुम्हें 4 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। यदि तुम लौटते वक्त मुझे कुछ देने का वादा करो तो तुम्हें आगे जाने दूं। रिश्वत? बेटा, मेरा नाम भी विजय वर्मा है, जय वर्मा है। यदि दक्षिणा दूंगा, ऐसी दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। लेकिन प्रकट में वो बोला, ठीक है भाई महाराज जी, जो मुझे देंगे मैं उससे आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है श्रीमान। आप आराम से इस मार्ग से होकर आगे बढ़िए। लेकिन इससे पहले जय उस मार्ग से आगे बढ़ता राज कर्मचारी वहां आ पहुंचे और दोनों भी पहले कर्मचारी की तरह जय से रिश्वत मांगने लगे। ठीक है भाई, मैं तुम्हें आधा देकर जो आधा बचेगा तुम दोनों को आधा बांट दें और मुझे दरबार में जाने दो। अवश्य श्रीमान, हम दोनों आपके दरबार में ले जाने के लिए ही तो आए हैं। चलिए। सिरदी युग, तुम जानते हो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? हाँ महाराज, महामंत्री पद की परीक्षा देने आया हूँ। लेकिन युग, मुझे तो तुम में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती। प्रभावित होकर तुम्हें महामंत्री पद सो पद निश्चित हो सके। आप ठीक कहते हैं महाराज, वास्तव में मैं एक गरीब अयोग्य इंसान हूँ, इसलिए मैंने भी महामंत्री बनने का फैसला बदल दिया है। लेकिन महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, आशा है कि आप निराश नहीं करेंगे। महाराज विजयपाल जय विजय महाराज विजयपाल जय से एक निडर और साहसी युवक होने पर प्रशंसा वो बोले, युवक, तुम पहले उम्मीदवार हो जिसने निर्भय होकर बात की। हम वचन देते हैं तुम्हें निराश नहीं करेंगे। बोलो, क्या विनती है तुम्हारी? महाराज, आप महामंत्री के चुनाव में असफल होने वाले व्यक्ति को 4 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करते हैं। मैं चाहता हूँ। चुप क्यों हो गई युवक? तुम्हें जो कहना है निसंकोच होकर कहो। तो सुनिए महाराज, मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं देने के बदले इसी समय पूरे 100 कोड़े लगाना का आदेश दें। ओ नहीं, क्या? और क्या? युवक, तुम होश में तो हो? जानते हो तुम पागलपन में क्या कह रहे हो? मैं पूरी तरह होश में हूँ महाराज, और जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ। कृपा आप अपना वचन निभाइए, मुझे 100 कोड़े मारे जाने का आदेश दीजिए। जय की दृढ़ता भरी बातें सुनकर राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने दरबार में बैठे सेनापति
कदम सेन को आदेश दिया, सेनापति आप स्वयं अपने हाथों से इस युग को 100 कोड़े मारे। जोग्य महाराज। सेनापति कदम सेन के आदेश पर एक सिपाही कोड़ा ले आया। उफ, कितनी विचित्र सजा देनी पड़ेगी आज मुझे। चलो युवक, 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए सेनापति जी, क्या हुआ युवक? महाराज आपका धन्यवाद, आपने मेहरबानी करके मेरी विनती मान ली। परंतु युवक क्या? महाराज कोड़े खाने से पहले मैं महाराज महल के उन 3 राज कर्मचारियों से मिलना चाहता हूँ जिनके जरिए मैं राज दरबार तक पहुँचा हूँ, ताकि मुझे मिलने वाले इनाम को अपनी आंखों से देख सकें और ईमानदारी से अपना हिस्सा भी प्राप्त कर सके। हम कुछ समझे नहीं युवक। पहले आप उन्हें बुला लीजिए महाराज, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है सैनिकों, जाओ उन राज कर्मचारियों को इसी समय हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। और जब सैनिक उन तीनों राज कर्मचारी को लेकर दरबार में हाजिर हुए तो जय महाराज से उनकी सारी करतूतें बता चुका था। महाराज यही हैं वे तीनों नेक महाशय जिनकी कृपा से आप तक पहुंच सका। कृपा वह इनाम मुझे न देकर इन तीनों में बांट दें। एक तो आदि और दो को आधे आधे। मैंने इनसे यही वादा किया था। सैनिकों, इसमें से पहले कर्मचारी को 50 कोड़े, बाकी दोनों को 25-25 कोड़ों का इनाम दो। तभी वहां बैठे राजगुरु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ठहरो राजन, क्या हुआ? क्या बात है गुरुदेव? राजगुरु महाराज के पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाते, जिसे सुनकर महाराज चौंक उठे। क्या? अगले ही पल, तुम्हारा नाम क्या है युग? मुझे जय वर्मा कहते हैं महाराज। गुरुदेव इसका नाम जय वर्मा है, आप घोषणा करें। ठीक है राजा। राजगुरु ने घोषणा की। बड़े ही हर्ष के साथ दरबार में उपस्थित सभी जनों को सूचित किया जाता है, जय वर्मा महामंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार साबित हुए, अतः आज इन्हें महामंत्री नियुक्त किया जाता है। वो नहीं, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। सुनिए, आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल ये तीनों कर्मचारी और कोई नहीं, राजा राज्य के 3 मंत्री हैं, जिन्हें स्वयं महामंत्री पद के लिए आने वाले हर उम्मीदवार से प्रथम परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। 6 महीने में आने वाले हर व्यक्ति को इन तीनों मंत्रियों रिश्वत मांगी और सभी जिससे महामंत्री बनने योग्य भी थे और रिश्वत दी, और रिश्वत देकर हमारी परीक्षा में असफल हो गई। जय वर्मा प्रथम व्यक्ति है जिसने महल में के भीतर व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समझा और भ्रष्टाचारी समझकर इनका भांडा फोड़ने का साहस किया। जो व्यक्ति महल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नजर नहीं रख सकते, वे भला महामंत्री बन के राज्य के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर नजर कैसे रख सकते हैं। लेकिन जय वर्मा इस परीक्षा में बिल्कुल सफल निकले, अतः इन्हें मैं उनके आग्रह करता हूं कि वे महामंत्री पद पर आसन पर विराजे। असलियत जानने पर दरबार में बैठे सभी उम्मीदवार जिन्हें रिश्वत दी थी मन ही मन पछताने लगे और जय वर्मा को एक तलवार लेकर सम्मानित किया गया। वाह रे भाग्य, तेरा जवाब नहीं। लीजिए प्रधानमंत्री जी, महाराज की ओर से यह तलवार आपके लिए कर्तव्य पालन के लिए दी जाती है। तलवार ग्रहण करने के पश्चात आदरणीय राजगुरु जी, श्री महाराज जी, मैं दरबार में उपस्थित सभी सज्जनों आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं महामंत्री पद को अपने जीवित रहते कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। महामंत्री की जय 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 हो। और फिर महामंत्री जय वर्मा की सूझबूझ से राज्य में एक वर्ष में अविश्वसनीय ढंग से उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। जय वर्मा ने सेनापति कदम सेन से सलाह मशवरा करके सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। लेकिन एक दिन जब राजनगर का एक गुप्तचर यह संदेश लेकर आया कि जल्दी पड़ोसी देश
मांगे मंगातापुर का राजा उस पर भयानक आक्रमण करने वाला है, तो राजा विजयपाल चिंतित हो उठे। अब क्या होगा महामंत्री जी? आप नाहे की चिंता कर रहे हैं महाराज, हमें दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं। महामंत्री जी, आप शायद जानते नहीं, मेंगा मेंगातपुर कितना शक्तिशाली देश है। हमने बहुत अधिक मुट्ठी भर सैनिक उसका चंद घड़ी में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सेनापति जी, कृपा आप महाराज को हमारी सैन्य शक्ति के बारे में बताइए। महाराज, हमारी सैन्य शक्ति एक वर्ष में पहले से 20 गुना अधिक हो गई है। अब हमारी स्थिति है कि मेंगतापुर हमें नहीं, बल्कि हम मेंगतापुर को आसानी से जीत सकते हैं। क्या सच? हाँ महाराज, सच है। तो तब तो हम मेंगता मेघ मेघातपुर पर हमला करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। आपकी क्या राय है महामंत्री जी? आपका विचार ठीक है महाराज। इसमें पहले कि दुश्मन हमारी सीमा में घुसे, हमें उसे देश में घुसकर उस पर टूट पड़ना चाहिए, ताकि हम हमारे देश पर युद्ध का भयंकर परिणाम की आंच न आए। तो ठीक है सेनापति, आप कल ही सांझ युद्ध की पूरी तैयारी कर लीजिए। हम कल रात मेघता मेघातपुर पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और ही दिन अगले ही दिन रात के समय राजा विजयपाल और सिंह की सेनापति और जयवर्मा के साथ एक विशाल सेना लेकर एकाएक ही मेंगतापुर पर आक्रमण कर दिया। 2 दिन घमासान युद्ध के पश्चात मेंगातपुर का राजा सोमदत्त और जयवर्मा के काबू में आ गया। रहम महामंत्री जयवर्मा, रहम। शत्रु पर रहम करने का राजा पृथ्वीराज को एक दिन धोखा नहीं खाना पड़ा करके राजा पृथ्वीराज को एक दिन धोखा ही खाना पड़ा। मेंगातपुर राज, इसलिए ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। और फिर कचाक हाँ, अपने राजा को मरते ही मेंगातपुर सेना के आत्मसमर्पण कर दिया। फिर राजा को परिवार व तमाम मंत्रिमंड गणों को कैद करके बंदी गृह में डालने के बाद सेनापति, मेंगातपुर हमने जीत लिया, परंतु इतने बड़े राज्य पर शासन कैसे संभाल पाएंगे? महाराज, महामंत्री जयवर्मा के रहते आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, आपने क्या खूब राह दिखाई है सेनापति जी। यहाँ का शासन संभालने के लिए जैसे बढ़कर उपयुक्त व्यक्ति और कौन मिलेगा। हम इसी समय यहाँ का शासन महामंत्री जय के सुपुर्द करते हैं। क्यों जय, तुम्हें कोई इतराज नहीं? मैं इस लायक तो नहीं महाराज, लेकिन फिर भी आपकी जैसी आपकी आज्ञा। और जय वर्मा महामंत्री बनने के बाद राजगुरु के साथ रहते हुए राजनीति में बहुत प्रवीण हो चुका था, अतः शासन संभालने के लिए कुछ ही दिनों में चतुर जयवर्मा राजा विजयपाल को राजनगर वापस भेज दिया। महामंत्री जी, मैं समझा नहीं, आपने महाराज को यहाँ से राजनगर जाने की सलाह क्यों दी? महाराज दयालु हैं सेनापति जी। बंदियों को सजा देना और राज बंदियों को शायद वे ऐसा नहीं कर पाते। यदि यहाँ होते तो जरूर दया करते, एक आध शत्रु को क्षमा कर देते, जबकि मैं शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर दूंगा। आप धन्य हैं महामंत्री जी। लगता है राजनीति में राजगुरु जी को भी पीछे छोड़ देंगे और मेरी ओर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। धन्यवाद सेनापति जी, अब मैं और निश्चित हो गया। फिर जयवर्मा ने क्रूर और कठोर बनकर मंगेतापुर राजपरिवार के सदस्य अपने आदेश से मौत की घाट उतरवा दिया। महामंत्री जी, जब मेघातपुर
राज्य में हमारा कोई शत्रु जीवित नहीं। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं भी वापस राजनगर लौट जाऊं। नहीं सेनापति जी, नहीं। अभी आप हमारा असंतुष्ट होकर बैठ जाना उचित नहीं होगा। सुनिए, मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन रहकर मेघातपुर उसकी सीमाओं पर नज़र रखें और राजनगर जाकर यहाँ के लिए कुछ ज़रूरी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और उधर राजनगर में महारानी, क्यों न हम जयवर्मा को अपनी इकलौती बेटी मीरा का विवाह कर दे। जयवर्मा जैसा योग्य भद्र बहादुर अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिलेगा। आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली महाराज। यह शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मैं जय से बात करूंगा। मुझे विश्वास है वह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। उधर राजनगर में रामगढ़ गांव में उप यह पत्थर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यह नया खेत हमने बेकार में ही खरीदा, सारी जमीन ही बंजर है। इसकी सफाई करते करते हम सूख कर काटा हो गए हैं। अब ले लिया है तो ले लिया, आओ एक बार फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। आप उधर से जोर लगाइए, मैं इधर से लगाता हूँ। दोनों ने एक बार फिर पत्थर हटाने में जुट गई। अजय थोड़ी और शक्ति लगा और विजय की और ढलान की ओर खड़ा था। अजय द्वारा पूरी शक्ति से पत्थर धकेलने से पत्थर अचानक ही विजय के दोनों हाथों के ऊपर आ गिरा। अजय ने पत्थर को हटाने की लाख कोशिश की लेकिन पत्थर नहीं हटा। विजय बेहोश हो गया। जल्द ही किसी की मदद के लिए बुलाकर भैया के प्राण बच जाएंगे। गांव वालों की मदद से विजय के प्राण तो बच गए लेकिन इस दुर्घटना में दोनों हाथ जाते रहे। आह रानी, यह क्या हो गया। आज मुझे जय की बहुत याद आ रही है। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, शायद ईश्वर ने उसी की सजा दी है। अपने दोनों हाथ कटने के बाद तो अजय और विमला का व्यवहार भी हम दोनों के प्रति बदलने लगा है। कुछ ही दिन बीते, मंजली बहु विमला अपना असली रूप दिखाने लगी। अजी रानी जी, पति की सेवा से छुट्टी मिल गई हो तो घर का काम भी कर लिया करो। तुम सबकी दासी तुम सबकी दासी तो हूँ नहीं कि हर समय कोलू की बैल की तरह अकेली पिसती रहूं। पता नहीं भगवान ने हमें किस जन्म की सजा दी है। दिन रात बंजर जमीन पर खून पसीना एक करते रहते हैं, इधर घर का काम करते करते कमर तोड़ रही है। सच में हमारे भाग्य फूट गए। मंजली बहू के जाते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी, अब और नहीं सहा जाता। धीरज रखो रानी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में अजय और उसकी पत्नी के व्यवहार से तंग आकर विजय और रानी घर छोड़कर मजबूर हो जाना पड़ा। चलो, इसने निकम्मों से पीछा छूटा। सारी संपत्ति के लिए मालिक हैं। अजी, ये क्यों नहीं भूलते, तुम्हारे दोनों भाइयों घर छोड़ने पर मेरे बहन बाण ने मजबूर किया है। तुम ठीक कहती हो भगवान, हा 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 हा। और विजय और उसकी पत्नी बेघर सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। रानी, मैंने जय के साथ जो व्यवहार किया था आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। स्वामी, मैंने भी डायन बिमला के कहने में आकर जय के साथ बुरा सताया, उसी का फल पा रही हूँ। कुछ ही दिनों में उनकी यह हालत होगी कि कोई कुछ देता तो खा लेते वरना भूखे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहते। मजबूरी में दोनों बंजारों सा जीवन जीने लगे और आज यहाँ कल वहाँ। और दोनों भटकते भटकते एक दिन राजनगर जा पहुंचे। भूख के मारे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मुझे तो मेरे हाल पर छोड़ दो रानी, और कहीं चली जाओ। आखिर कब तक मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। ऐसा ना कहिए स्वामी, यहाँ बैठे किसी दुकान से कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, खाने का प्रबंध कैसे करोगी।
शायद कोई बर्तन आदि साफ करने का काम के बदले कुछ रोटियां मिल जाए। आप यहीं बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ। और भाग्य भी अजीब खेल खेलता है। रानी उसी बूढ़ी की दुकान के मालिक के पास पहुंची जिससे पास 2 वर्ष पहले इसी प्रकार उसका छोटा देवर जय भूखा प्यासा पहुंचा था। बाबा, मेरे पति अपाहिज हैं, क्या मुझे कुछ काम देकर बदले में आप दोनों के भोजन देने की कृपा करेंगे? हम परदेसी हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम कुछ बर्तन रोज यहाँ आकर मान दिया करो और दोनों भोजन कर लिया करना। लो, पहले तुम दोनों खा पी लो, फिर अपना काम आरंभ करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अपने पति के साथ भोजन करने के पश्चात रानी उसी दिन भोजनालय में बर्तन मांजने का काम करने लगी। जबकि भोजनालय के बाहर अपाहिज विजय को लोग भिखारी समझकर सामने पैसे डालने लगे। आह, यह दिन देखना पड़ेगा, सोचा नहीं था। इसी तरह एक एक करके दिन रोज गुजर गए। एक दिन एक घुड़सवार सैनिक उसी मार्ग से आकर जन जनसाधारण को संबोधित किया। सभी लोग सावधान, महामंत्री जी की सवारी इस ओर राजमहल को जाएगी और मार्ग में भी दान डालने की कोशिश न करें। एक आदमी ने यह खबर भोजनालय के मालिक को दी। अरे चारू काका, सुनते हो, महामंत्री जी आज इसी मार्ग से राजमहल जा रहे हैं। क्या वे तुमसे मिलने आएंगे? क्यों नहीं मिलेगा, एक महान आदमी काका का कहकर जब अब मेरे पैर छूता है रे। लेकिन अब तो वे मेंगातपुर में कार्यवाहक राजा है काका। क्या अब भी? मुझे विश्वास है आज भी मेरे पास जरूर आएगा। उसके फूलों का हार लेकर आओ। अभी लाता हूँ काका। जब घोषणा करने के पश्चात दोनों घुड़सवार सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, उनकी नजर भोजनालय के बाहर बैठे अपाहिज के फटेहाल भिखारी पर पड़ी। अरे रामदत्त भैया, यह भिखारी को यहाँ से हटाओ। महामंत्री जी इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे इस भिखारी पर तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, ठहरो अभी भगाता हूँ इसे। क्यों भिखारी के बच्चे, तूने हमारी बात नहीं सुनी? कुछ ही देर में यहाँ से महामंत्री जी की सवारी गुजरने वाली है। जल्दी भाग जा यहाँ से, वरना कोड़े की मार मार कर खाल खींच लूंगा। भागता हूँ सरकार, अभी भागता हूँ। लेकिन वह सैनिक अभी विजय को वहां से हटा भी नहीं पाया था कि महामंत्री जय वर्मा की सवारी वहां पहुंची। महामंत्री की जय, महामंत्री जय वर्मा जिंदाबाद। जय वर्मा का सीधा चारू काका के दरबार पर आकर रुका। काका के द्वार पर स्वागत में खड़े थे, परंतु तभी घोड़े पर बैठे जय की नजर एक और खड़े अपने भाई विजय और भाभी रानी पर पड़ी। भैया, इस रूप में दोनों हाथ नहीं है। हे भगवान, क्या तूने क्या किया? मेरे भैया को लूला बना दिया और भाभी को भिखारिन। महामंत्री जय वर्मा की जय, महामंत्री की जय। रुक क्यों गए बेटे, आओ मेरे सीने से लग जाओ। यह मुबारक दिन देखने के लिए कब से मेरी आंखें तरस गई थी। लेकिन जय ने जैसे ही काका की बात सुनी ही नहीं, वह अपने घोड़े से कूदकर सीधा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और उसके पांव छूकर रोने लगा। भैया, मैं आपका जय भैया। यह आपको क्या हो गया भैया? वे हाथ कहाँ छोड़ आए जो बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे? बताओ ना बड़े भैया, कहाँ छोड़ आए आप उन पवित्र हाथों को जो प्यार से मेरा गला थपथपाते थे? अरे, ये भिखारी तो महामंत्री जी के बड़े भाई निकला। उधर जय को पहचानते ही विजय और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। जय, मेरे बेटे, देवर जी। सिर दी वहां उपस्थित लोगों को यह समझा देने लगी कि वह लूला भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति जय राज्य के महामंत्री का बड़ा भाई। और उपस्थित जनता और सैनिक मन ही मन अपने चहेते मंत्री के लिए श्रद्धा
से भर उठा। जबकि जय अपने बड़े भाई भाभी को लेकर चारू काका के पास पहुंचा। काका, आज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके पास बैठने नहीं सकूंगा। इससे मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। जानता हूँ बेटे, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। इन्हें अपने बड़े भाई भाभी को जो आदर सम्मान दिया, उससे आज मेरा सिर तुम्हारे प्रति श्रद्धा से झुक गया। तुम महान हो बेटा, तुम महान हो। जय वर्मा अपने बड़े भाई और भाभी को अपने निवास स्थान पर ले आया, और जब उसने अजय और उसकी पत्नी की करतूतों का पता चला, अजय भैया अपने साथ जो सलूक किया उसके लिए भगवान क्षमा नहीं करेगा। खैर, अब आप लोग दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप इसी घर में अपना ही घर समझे। तुम कितने अच्छे हो जय। तभी एक सिपाही वहां पहुंचा। महामंत्री, महाराज ने इसी समय आपको मिलने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जाकर महाराज से के चरणों में मेरा प्रणाम को मैं अभी पहुंचता हूँ। जैसी अच्छा। सिपाही के जाने के बाद, भैया मैंने आपके खाने पीने की व्यवस्था करवा दी है, आप खा लो, खा पी कर आराम करो, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। ठीक है, अब जरा जल्दी लौटना। थोड़ी देर बाद, मुबारक हो महामंत्री जी, मैंने सुना है आपके बड़े भाई और भाभी इसी नगर में मिल गए। जी मिले तो, लेकिन बड़े ही दयनीय अवस्था में। दुखी मत हो, मुझे विश्वास है तुम्हारे रहते अब उन्हें किसी किस्म की कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर ऐसा ही करे। और कुछ देर चुप रहने के पश्चात राजा बोले, हमने आपको इस वक्त मेघातपुर राज्य के बारे में जानने के लिए बुलाया था। महामंत्री जी, वहाँ क्या स्थिति है, सब ठीक है? जी हाँ, लेकिन आप आज्ञा दे तो मंगेतपुर राजनगर के विषय में एक मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ। जय, अब तुम हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे शुभ चिंतक भी हो। तुम्हें आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, जो कहना चाहते हो निश्चिंत होके कहो। तो सुनिए महाराज, मेरी सलाह है कि हमें सिरधी मेहगातपुर और राजनगर के बीच एक नया नगर बना देना चाहिए, ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए और आपके भी दोनों देशों के कामकाज चलाने की आसानी हो। वाह क्या खूब है। आज हम हम फिर से तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए। हम स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूँ कि यह महान कार्य तुम्हारे हाथों संपन्न हो। तुम राजनगर और मेघातनगर की एक छत्र राज करो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। इनकार मत करना बेटा, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। महारानी और मेरी यह हार्दिक इच्छा है, तुम हमारी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो यह विवाह स्वीकार है। लेकिन यदि आप इस संबंध में मेरे बड़े भैया और भाभी से मिल लेते तो। ओ, तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो, हम कल ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके पास जाएंगे। तब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले दिन राजा रानी जय के घर जाकर विजय और उसकी पत्नी से मिलकर जय और अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। विजय जी, हम इस रिश्ते के उपलक्ष्य में हमारी ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। और एक शुभ मुहूर्त देख अजय और मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। इसी खुशी के मौके पर भोजन अल्लाह के मालिक चारुदत्त यानी अपने मुंह बोले काका को भी बुलाना न भूला था। विवाह के कुछ दिन बाद विधिवत जय को राज तिलक भी कर दिया गया। महाराज जय वर्मा जिंदाबाद, महाराज जय वर्मा जिंदाबाद। आज कितना शुभ दिन है। हमारा जय एक साथ साथ दूर राज्यों का राजा बन गया। अगले दिन, अच्छा बेटे, हमें आज्ञा दो। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी तीर्थ यात्रा सफल करे। आपकी तीर्थ यात्रा अवश्य सफल होगी पिताजी। और अपने आप को अशुद्ध विदाई लेकर राजा रानी नंगे पैर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गई। और राजपाट संभालने के बाद 9 महीने के भीतर भीतर जय मेघात और मध्य एक विशाल नगर बनवा दिया, जिसका नाम
उसने बड़े भाई के नाम पर विजयनगर रखा। इसके साथ अपने महल में एक इंसाफ का घंटा भी लटकवा दिया। पूरे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी फरियादी करनी है वह आधी रात के समय भी निर्भीक होकर वह घंटा बजा सकता है। प्रिय प्रिय भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जब कभी इंसाफ का घंटा बजे, इंसाफ करने मेरे हृदय में कोई हाथ कभी न कांपे। मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिले। फरियादी मेरे दरबार से कभी निराश और दुखी होकर न लौटे, और जब तक मैं जीऊँ इंसाफ का पुजारी बनकर जीऊँ। ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करे स्वामी। और भगवान ने जैसे उसकी सुन ली। ऐप ऐपलक समय शासनकाल में जय का न्याय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। प्रजा अपने नए राजा के राज्य जैसे निहाल हो उठे। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामगढ़ गांव में अजय वर्मा अत्याचारी रूप से कुख्यात हो चुका था। अपने जहां दर्जनों बदमाश पाल लिए थे, अपने भाई राज अपने भाई राजा जय के नाम से रामगढ़ तथा आसपास गांव वाले से डरा धमका का धन अनाज वसूल कर रहा था। घृणित कार्य में उसकी पत्नी विमला भी उस बड़ा हाथ था। हा, गांव वालों, आज मेरे लगान वसूल करने का दिन है। ईमानदारी से सब अपना अपना लगान यहाँ जमा कराते जाओ, वरना तुम जानते हो कि मैं राजा का भाई हूँ, राजा जय वर्मा का बड़ा भाई। हा। गांव के सभी धनी गरीब अपनी अपनी समर्थ अनुसार लगान के रूप में कुछ न कुछ राजा के नाम से भय से होकर सामने रख देते। हा, यह ठीक है। चलो साथियों, अब सारा सामान गाड़ी में ला दो और मेरी हवेली पहुंचा दो। अजय और उसकी पत्नी अपनी कार्रवाई से प्रसन्न थे। इन बोरियों को यहाँ रख दो संभाल के। परंतु कभी कभी अजय के मन में एक अनजानी आकांक्षा कांप उठता। विमला, अगर मेरे विचार से हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, वरना किसी दिन जय को इस बात का पता चल गया तो हमें सजा देने से नहीं चूकेगा। दुनिया जानती है वह न्याय का पुजारी है। न्याय का पुजारी हूँ, न्याय का पुजारी होगा वह प्रजा के लिए। आपका तो छोटा भाई है। सुनिए जी, आप हर समय मेरे सामने बुद्धुल जैसी बात मत किया कीजिए। ऐसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए। देखना एक दिन हमारी हस्ती किसी राजा से कम नहीं होगी। ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते। हाँ विमला, मैं पाप का दलदल में इतना बढ़ चुका हूँ कि तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इस तरह अपनी पत्नी विमला के कहने पर आकर अजय वर्मा पाप और भी गहराई में डूबता चला गया जा रहा था। उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में, हाँ, तुम जानते हो कि मैं राजा का बड़ा भाई हूँ। जो तुम जो लगान और कर मुझे देते हो उसी तिहाई हिस्सा मुझे राजा को देना पड़ता है। अब चुपचाप अपने हिस्से का लगान मेरे सामने रख दो। परंतु मालिक, गरीब किसान और लगान कहाँ से लाएं? पहले हम अपना सब कुछ लगान के रूप में आपको दे चुके हैं। बकवास नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। यदि 2 दिन के भीतर तुमने गांव में लगान नहीं मिला तो राजा जय वर्मा के आदेश पर इस गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। गांव वाले राजा जय वर्मा की भेद दिखाया। अपने लठे तो जय वर्मा का भय दिखाया और अजय वर्मा अपने लठेतों के साथ वापस चला गया। हे भगवान, अब क्या होगा? जल्दी हम लगान का प्रबंध कहाँ से करेंगे? हीरा काका, आखिर कब तक आप लोग इस अत्याचारी अजय वर्मा के अत्याचार सहन करते रहेंगे? मेरी मानो तो महाराज के पास चलो। मैं सुना है वह बहुत न्यायप्रिय हैं। न्यायप्रिय हूँ? तुम तो मूर्ख हो गोपी। यह सारे अत्याचार राजा के कहने पर ही तो किए जा रहे हैं। अन्यथा सुना तो मैंने यह महाराज के महल के बाहर आम प्रजा को सीधे न्याय देने के लिए एक न्याय का घंटा बांध रखा है। लेकिन
लेकिन क्या काका? अरे बेटा, लेकिन क्या? वही डाक के तीन पात, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। सुनो मैं बताता हूँ। बड़े सैनिक अधिकारी भी राजा का बड़ा भाई होने के नाते अजय वर्मा भयभीत रहते हैं। नहीं नहीं भाई, अजय वर्मा से शिकायत महाराज से नहीं कर सकता। आखिर मैं उसका भाई हूँ। यदि अपनी शिकायत की यदि मैंने उनकी शिकायत की तो मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो हमें अजय वर्मा पर अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं मजबूर हूँ भाई। ओह, इसलिए तो दिन प्रतिदिन अजय वर्मा का अत्याचार बढ़ता जा रहा है दया मालिक। वरना तुम सोचो भाई कि क्या देश देश में कोई ऐसा हौसलेमंद नहीं जो इंसाफ का घंटा बजा सके। अरे भाई, मुझे विश्वास है कि अजय को राजा अपने भाई की साह में ली हुई है। ओह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वक्त से समझौता करके खामोश रहने में हम सब की भलाई है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी भी तरह 2 दिन के भीतर लगान का प्रबंध करना होगा। हाँ, चलो भाइयों, अपना अपना काम करो। जैसे भी हो लगान का प्रबंध करो। हीरा काका ठीक कहते हैं। चलो भाइयों, चलकर अपने अपने काम धंधे लगते हैं। और उन्होंने किसी तरह 2 दिन के भीतर लगान का प्रबंध कर अजय अजय के घर पहुंचा दिया। एक दिन दूसरे गांव में। क्यों हरिया के बच्चे, तूने लगान देने से मना किया? मैंने तो बहुत लगान दिया है। अब तुम्हारे जबरन लगा अत्याचार हरगिज सहन नहीं करूंगा। न ही लगान की एक फूटी कोड़ी दूंगा। अब चीटी के भी पर निकलाए। भोलू कालू, आग लगा दो इसके झोपड़े में। लगान नहीं तो इसका घर नहीं। भोलू और कालू ने अपने मालिक की प्रतीक्षा में थे। दोनों मसाले जलाकर रिया के झोपड़े की ओर बढ़े। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे घर को नहीं जला सकते। अबे हट सामने से हरामी। यह देख रिया की पत्नी ने दौड़कर अजय के पैर पकड़ लिए। मालिक, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमारा घर मत जलाओ। कुछ दिन बाद आपको लगान देंगे। नहीं गोमती, इस पापी अत्याचारी के पांव पकड़कर तू मनुष्यता को लाज लज्जा रही है। अब इसके पांव पाप का घड़ा भर चुका है। एक दिन अपने किए की सजा यह जरूर मिलेगी। छोड़ दे इसके पांव। गोमती, मैं कहता हूँ छोड़ दे। क्या कहा? मैं पापी हूँ? हाँ, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तू पापी है, अत्याचारी है। राम सिंह, इस बदवान कुत्ते के पिल्ले को झोपड़ी में बंद कर आग लगा दो। रामखोर हमारे मालिक को पापी कहता है। ले मजाचक कुत्ते। और मारते पीटने के बाद हरिया और बच्चों को झोपड़ी के भीतर धकेल दिया। नहीं, लेकिन इससे पहले गोमती अपने बच्चों और पति को बचाने के लिए कुछ कर पाती, बदमाशों ने झोपड़ी में आग लगा दी। नहीं मेरे स्वामी, मेरे लालू, मेरा लालू। गोमती इस भयानक सदमे से को सह न सकी और बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गई। हा हा, गांव वाले देख लिया रिया का विरोध करने का नतीजा। कान खोल कर सुन लो गांव वालों। अब एक सबक तुम सबके लिए। जो मेरा विरोध करेगा वो इसी तरह सलूक किया जाएगा। तुम सब की भलाई इसी में है कि लगान वक्त पर मेरे घर पहुंचा दिया करो। उसके बाद अजय अपने अत्याचार की निशानी जलती छोड़ वहां से कूद कर गया। गांव वाले ने बेहोश गोमती को संभाला। अरे, इसे होश आ रहा है। काश हरिया ने लगान दे दिया होता तो आज यह अभागिन यह दिन न देखना पड़ता। सिरदी गोमती को पूरी तरह होश आ गया। लेकिन आह, मेरा लाल, मेरा स्वामी, सब जल गए। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। राजा से इंसाफ मांगूंगी। इंसाफ का घंटा बजाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे, यह पागल हो गई लगती है। अरे बुजदिलो, तुम चुप बैठे सकते हो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह इंसाफ का पुजारी से चीख चीख कर पूछूंगी, आखिर मेरे बेटे, मेरे पति का क्या कसूर था? उन्हें क्यों जिंदा जला दिया? मैं तुम सब चूड़ियां पहनकर घर बैठो, मैं अपने घर जलने का इंतजार करो। हा हा हा। गोमती पागलों की तरह भांति दौड़ती पड़ी। अरे गोमती, कहाँ जा रही है? जरा सुनो।
राजा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति, मेरे बेटा। मैं आ रही हूँ राजा, मुझे इंसाफ मांगने आ रही हूँ। आज देखूंगी तुम कितने बड़े इंसाफ के पुजारी हो। और गोमती को कोई होश नहीं था। उसने मस्तिष्क में सिर्फ एक ही विचार कौंध रहा था, राजा का न्याय चाहिए। आखिर भोर होने से पहले ही वह राजमहल जा पहुंची और टन 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 घंटे का स्वर सोए जय वर्मा की नींद भंग हो गई। वो इस समय कौन इंसाफ का घंटा बजा रहा है? मेरे राज्य में किसे तकलीफ पहुंची? जैसे ही वह उठने को हुआ, ठहरिए स्वामी, अभी तो भोर भी नहीं हुई। सैनिकों को भेजकर फरी, फरियादी को भोर होने तक रोकने को कहिए। नहीं महारानी, मैं उसे नहीं रोक सकता। यह घंटे का नहीं, प्रिय फरियादी की रोती हुई आत्मा का स्वर है। मुझे जाना होगा, वरना मेरे फरियादी की आत्मा दम तोड़ देगी। यह न्याय की हार होगी। और नीचे पहुंचने पर एक नारी और फरियादी के रूप में, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ बहन? मुझे मुझे न्याय चाहिए महाराज। इतना कहकर गोमती बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गई। ओह, इसे शायद किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है। तुरंत सैनिक को बुलाया। सैनिक, इस महिला को, फरियादी को हिफाजत से उठाकर हमारे शाही मेहमान खाने में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। शाही मेहमान खाने में गोमती को होश लाया और तब तक मीरा भी वहां पहुंच चुकी थी। कहो बहन, तुम्हारे ऊपर किस शैतान ने अत्याचार किया? मैं उसे जुल्म की पूरी सजा दूंगा। आप उसे सजा नहीं दे सकते महाराज। आप पापी, उस पापी को कभी सजा नहीं दे सकते। पहलियां मत बुझाओ बहन। जय वर्मा, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, चाहे अन्याय कोई क्यों ना हो। हाँ बहन, तुम जालिम का नाम बताओ। तो अपने मन को मजबूत कर लीजिए। अन्यायी का नाम सुन लो। अजय वर्मा, आपका सगा भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हे ईश्वर। मैं जानती थी आपको विश्वास नहीं होगा और मुझ अपने दरबार में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उसके हाथ तुम्हारे साथ जुल्म क्या किया है? तब गोमती ने अपने ऊपर अजित वर्मा के किए अन्याय की सारी कथा जय वर्मा को सुनाई और सबको सुनकर वह जय गंभीर हो उठा। यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मुझे विश्वास दिलाता हूँ बहन, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अपराधी बेशक मेरा सगा भाई क्यों ना हो, सजा अवश्य मिलेगी। अब तुम आराम करो बहन, इसी समय सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने भेजता हूँ। और फिर जय के हुक्म से सैनिक उसी समय जाकर अजय को बंदी बना लिया। मैंने कहा था न विमला, एक दिन हम इसी दशा में होंगे। चिंता न करो स्वामी, जय आपका भाई आया है, आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। चुप कर दुष्टा, तेरे ही यह बकवास अब मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी। अजय को अजय को कारागार में डाल दिया गया और 2 दिन में ही जय अपने गुप्तचरों द्वारा अजय के सभी अपराधों के गुप्त रूप से जांच करवा ली। गोमती गांव वालों द्वारा अजय पर लगाए आरोप सही पाए। मेरा भाई इतना जघन्य अपराधी निकलेगा मैंने कभी सोचा भी न था, लेकिन एक राजा के नाते न्याय करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या सोच रहे हो स्वामी? क्या आप अपने भाई को सजा देंगे? हाँ। अगले दिन दरबार में अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया। मुजरिम अजय, तुम पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए। तुम एक मुद्दत से भले वाले गांव के लोगों को मेरे नाम से डरा धमका कर लूटते रहे और गोमती के पति हरिया और बच्चों को तुमने जीवित आग में झोंक दिया, उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के जुर्म में तुम्हें सरेआम चौक पर फांसी पर लटकाए जाने का हुक्म देता हूँ। नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे मौत की सजा नहीं दे सकते। जय, नहीं दे सकते। तुम भूल रहे हो अपराधी, हम राजा की गद्दी पर बैठे हैं और इस गद्दी पर बैठने वाला किसी का भाई या बाप या दोस्त नहीं होता। वह केवल इंसाफ का पुजारी होता है और इंसाफ करता है। इसके साथ ही मैं आदेश देता हूँ कि आज से गोमती जीवन यापन का खर्चा उसे पूरी जिंदगी तक शाही खजाने से दिया जाए। महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद।
बिमला भी उस समय दरबार में बैठी थी। खैर, कोई अफसोस की बात नहीं। उन्हें फांसी की सजा हो गई तो लगने दो। फांसी मेरे लिए तो इतना धन छोड़ गए कि मैं सारा जीवन सुख से गुजार सकती हूँ। विजय और उसकी पत्नी उस समय दरबार में उपस्थित थे। वाह जय, न्याय पर तुमने अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर दिया। तुम सचमुच महान हो। एक बड़े भाई के नाते तुम मेरे आशीर्वाद है। तुम न्याय के लिए याद रखा जाएगा। अगले दिन प्राय अपराध अपराधी फांसी पर चढ़ाने से पहले यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो बयान कर सकता है। मैं अंतिम बार अपनी पत्नी विमला से मिलना चाहता हूँ महाराज। लेकिन इससे पहले जय सैनिकों को अजय को अंतिम इच्छा पूरी करने का आदेश देता। अजय की पत्नी विमला भीड़ को चीर कर सामने आ खड़ी हुई। मैं हाजिर हूँ स्वामी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास आओ विमला, मैं तुम्हें नज़दीक से अंतिम बार जी भर कर देखना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है स्वामी, मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी न कर सकी, लेकिन बहुत मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ विमला। और कहने के साथ अजय बिजली के साथ तेजी से निकट खड़े सैनिक की कमर से खंजर खींच लिया। यदि मैं नहीं बचा तो तू कैसे बचेगी दुष्टा। एक पल के लिए सभी भौचक्के रह गए, लेकिन फिर सैनिक और जल्लादों ने लपक कर अजय को दबोच लिया। जय और विजय और रानी दौड़कर वहां पहुंच गए। यह तुमने क्या किया अजय भैया, भाभी को क्यों मार दिया। आज तो बहुत आ, आज तो बहुत देर हो गई जय मेरे भाई, यह काम मुझे पहले कर देना चाहिए था। इस दुष्ट स्त्री के बहकावे में आकर मैंने न केवल तुम्हें और बड़े भैया भाभी पर जुल्म किए, बल्कि पाप की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। अतः फांसी के तख्ते तक पहुंचा। यह काश डायन को पहले मार डालता। खैर, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब तुम अपना कर्तव्य पूरा मुझे फांसी पर चढ़ने का आदेश दो, ताकि सब लोग मुझे सबक मिल सके। ओह, कैसी विडंबना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और भरे हृदय से जय ने जल्लादों को विजय पर फांसी के चढ़ाने का आदेश दिया और जल्लादों ने सिर दिया जय को फांसी पर लटका दिया। जय वर्षों तक राजनगर और मेंगतापुर राज्य पर राज्य करता रहा। उसके न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैलते रहे। रही और मरने के बाद भी इंसाफ का पुजारी सदियों तक याद किया जाता रहा। समाप्त दोस्तों।